हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट छोड़ा था कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है और डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है। देखो आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट करते हैं। पहले फटाफट देखो हमारा जो टैक्स बनता है ना, टैक्स, इसमें एक वर्ड है टैक्स। हाँ, टैक्स। देखो जो टैक्स बनता है वो हमारा बनता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यही समझा दूं क्या मैं? बिल्कुल। हमारा जो टैक्स बनता है, टैक्स वो बनता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, आईटी एक्ट 1961 के हिसाब से। ठीक है। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसके हिसाब से भी तो हमारा टैक्स बनता है ना, कि हाँ भाई हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना ये, तो इतना टैक्स बनता है। तो सुनना, ये होता है अपना अकाउंटिंग टैक्स। अकाउंटिंग टैक्स एक होता है अपना अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट एक होता है अकाउंटिंग टैक्स। तो इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है ना, जो इनका डिफरेंस है, मान लो कि जो मेरा अकाउंटिंग टैक्स है वो बन गया 20,000 का, और जो मेरा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट है वो बन रहा है केवल 18,000 रुपीज का। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है 2,000 का, तो इसी को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। लेकिन अब पता कैसे चलेगा ये एसेट है कि लायबिलिटी है? तो सुनना, अगर मेरा अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा है अकॉर्डिंग टू माई अकाउंटेंसी, जो मेरा टैक्स है वो ज्यादा है और मेरा आईटी के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, तो वो मेरी होती है लाइबिलिटीज। वो मेरी क्या होगी? लाइबिलिटी। समझ में आई बात? और अगर मान लो ये हो जाएगा 25,000 रुपए, और जबकि मेरा अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स बन रहा है 15,000 रुपए, तो देखो यहां अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ज्यादा है और इसमें है कम, तो ये हो जाती है मेरी डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ में ही बात इतनी, बस इतना ही याद रख लो, ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं वो। और अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो इसको मैं बहुत आराम से समझा देता हूं आपको। ये कैसे बनता है? पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये होगा करंट ईयर के लिए अमाउंट, ये होगा प्रीवियस ईयर के लिए अमाउंट, और ये होगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, और ये होगा क्या? नोट नंबर। नोट नंबर। समझ में ही बात इतनी? जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो ये जो अपना स्टेटमेंट बनता है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो अपना स्टेटमेंट बनता है इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट ही बता रहा हूं मैं आपको अभी। देखो सबसे ऊपर मैं लिखूंगा, सबसे ऊपर मैं लिखूंगा, देखो इसमें जैसे मेजर हेड होते थे ना, इसमें जैसे मेजर हेड होते थे इक्विटी एंड लायबिलिटी एसेट्स, उसमें भी सब हेड चलते थे, उसी तरह से ना इसमें भी फर्स्ट हेड होगा मेरा, फर्स्ट हेड होगा मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट हेड मेरा क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये और कुछ नहीं है, ये मेरी सेल होती है। सेल, इसमें से रिटर्न को माइनस कर देना, सेल में से रिटर्न को माइनस करके बाद में यहां लिखा जाता है मेरी सेल। ठीक है सर, सेल ये हो गई। उसके बाद में मैं इसमें सारी की सारी दूसरी इनकम जोड़ लूंगा, जो भी मेरी अदर इनकम है, जो भी मेरी अदर इनकम है, अदर इनकम। अब एक बात नोटिस करना, मैंने सेल में मेरी सारी की सारी इनकम जोड़ दी, सारी की सारी इनकम, तो ये मेरी टोटल इनकम नहीं बन जाएगी क्या? जी सर बिल्कुल, ये मेरी टोटल इनकम बन जाएगी। तो पॉइंट नंबर 3 ये हो गई मेरी टोटल इनकम। ऐसे हम केवल 6 से 7 हेड ही पढ़ेंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया मेरा, बहुत ईजी है। यहां लिखो टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये मेरी बन जाएगी टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम को यहां पे मैं ऐड कर दूंगा, मान लो इसकी ये और ये, तो ये मेरी टोटल इनकम। और प्रीवियस ईयर की बात करूं तो ये और ये मेरी टोटल इनकम बन गई यहां पे। समझ में ही बात आती? जी सर। अब मैं लिखूंगा हेड नंबर 4, यहां मैं लिखूंगा एक्सपेंस। बताओ क्या लिखूंगा?
एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में अब मेरे पास टोटल 5 से 6 एक्सपेंस होंगे। एक्सपेंसेस में मेरे पास टोटल कितने एक्सपेंस हो गए? 5 से 6। ध्यान से सुनना, इसको मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट तरीके से समझाता हूं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले यहां लिखना सी, अगले टाइम लिखना पी, फिर अगेन सी। अगर आप उसको देखोगे तो डर जाओगे, इसलिए मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं, सी पी सी। उसके बाद लिखना आप ई बी और ई। पहले क्या लिखोगे? सी पी सी, फिर लिखोगे ई बी ई। अब बताओ मुझे अल्फाबेटिकल में अगर ई के बाद में क्या आता है? सर ई के बाद में तो एफ आता है। बिल्कुल एफ आता है। अब सुनो, ई के बाद वाला लिख लिया तो ई के पहले वाला बुरा मान जाएगा, तो बताओ ई के पहले वाला क्या आता है? डी। तो ये लिख लो भाई डी। आया क्या समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब सुनना, सी पी सी ई बी ई, फिर एफ, फिर डी, और उसके बाद लिखो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, क्योंकि सबसे लास्ट में तो वही है ना जो बचा कुछ है, अदर एक्सपेंसेस सारे के सारे। अब सुनना, फर्स्ट ऐड समझा रहा हूं। सी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहला क्या होगा? सी का मतलब होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कि हमने कितना मटेरियल काम में लिया। उसके बाद होगा पी से मतलब होता है परचेज। पी का मतलब क्या होता है? परचेज। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, कि हमने कितना गुड्स खरीदा है, कितना हमने माल परचेज किया है, वो आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। उसके बाद सी का मतलब है चेंजेस। सी का मतलब क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं चेंजेस इन WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड लिख लिया। उसके बाद आएगा EBE। सर EBE का फुल फॉर्म क्या आता है? EBE का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो देखो ना कितना हो गया, ये फर्स्ट हो गया पॉइंट, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद में एफ से हम लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। एफ से क्या लिखेंगे? फाइनेंस कॉस्ट। एफ से लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। डी से लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डी से क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। और फिर सबसे लास्ट हो गया अदर एक्सपेंसेस। तो आपको ये टोटल 7 हेड समझ में आए। पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा हो गया चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, फिर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर है फाइनेंस कॉस्ट, फिर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर है अदर एक्सपेंसेस। अब इन सबको समझते हैं आराम से। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ध्यान से सुनना, यहां मैं बात करूंगा केवल रॉ मटेरियल की। मैंने आपको ऊपर बताया था, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, तो सुनना, यहां मैं केवल रॉ मटेरियल की बात करूंगा। मेरे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दूंगा रॉ मटेरियल का परचेज और माइनस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का परचेज, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, इनको जब मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आई बात इतनी? वेरी गुड। उसके बाद मैं बात करूंगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है ना, जो मेरा फिनिश गुड्स है, जो कंप्लीट है, जिसको मैं सीधा खरीद के मार्केट में सेल करता हूं, उसको मैं लिखूंगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के सामने। फिर लिखूंगा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। देखो मैंने रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग का तो ट्रीटमेंट कर लिया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। मेरे पास WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बच गया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग बच गया और स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग क्लोजिंग बच गया। तो इनका मैं केवल चेंजेस लिख लूंगा, तो उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो आ जाएगा P&L पे। तो देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है यहां तक? फिर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनना, अगर मैंने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है, सैलरी, या एम्प्लॉइज को मैंने कुछ भी बोनस दिया है, बोनस, या मैंने उनको कमीशन दिया है,
एम्प्लॉइज पे मैंने जो भी खर्चा किया वो सारा का सारा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएगा। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या होता है, अगर मैंने इंटरेस्ट पे किया है या फिर मेरी कोई और डिस्काउंट हो गया या फिर मेरा कुछ और एक्सपेंसेस है जो कि इस फाइनेंस से रिलेटेड है, मैंने लोन लिया, लोन लेते टाइम पे मेरे जो जो भी खर्चे हुए, डिस्काउंट हुआ, कुछ भी हुआ, वो सारा का सारा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। क्लियर है। फिर है डेप्रिसिएशन। सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। और सारी की सारी इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, उनको जब हम राइट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन करना। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। उसके बाद में जो भी अदर एक्सपेंसेस बचे वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, कुछ भी रेंट पे करना, सारी चीजें जो भी बच गई, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स का खर्चा, सारी की सारी एक्सपेंस वो आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। और एक बात बताओ, जब मैंने सारे के सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर लिया तो ये मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस नहीं आ जाएगा क्या, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस आएगा हेड नंबर 4 का, ये देखो यहां से 4, यहां से 4, ठीक है जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। चलते हैं आगे। देखो आगे की बात करूं तो अब एक चीज नोटिस करना, मेरे पास यहां पे टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल एक्सपेंस आ गया। जैसे ही मैं टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर लूंगा तो यहां पे मेरे पास पता है क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट, हेड नंबर 5 में प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां पे मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। इस इनकम में से मैं ये जो एक्सपेंस है ये माइनस कर लूंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, मान लो ये प्रॉफिट आया 200 रुपीज। कितना आया प्रॉफिट, 200 रुपीज आया। एक बार एग्जांपल लेके बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट कितना आया, 200 रुपीज। अब ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट पे मैं दूंगा टैक्स, तो यहां लिखो 6th हेड क्या अपना टैक्स, लेस कर दूंगा मैं इसमें टैक्स एट द रेट ऑफ, मान लो कि 30% है टैक्स की रेट, तो इस प्रॉफिट का टैक्स दिया जाता है, प्रॉफिट का, तो इसका 30% कितना होगा 60, तो ये 60 मैं दे दूंगा टैक्स। तो यहां पे अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा 140, प्रॉफिट कितना बचेगा 140, ये मेरा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस खत्म, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके साथ मेरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L खत्म। इतनी चीज समझ में आई क्या, जी सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ध्यान से सुनो दोबारा। सबसे पहले मैं सारी इनकम लिखूंगा, उसके बाद मैं सारे एक्सपेंसेस लिखूंगा, फिर इनकम में से एक्सपेंस को लेस कर दूंगा, ये मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, हेड नंबर 3rd माइनस हेड नंबर 4th, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में से मैं लेस करूंगा टैक्स, जो भी उसकी रेट दी हुई होगी, टैक्स को लेस करने के बाद में अब मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रहा मेरा प्रॉफिट। क्लियर है ये बात यहां तक, जी सर समझ में आ गया। तो ये था अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपनी 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। इन दोनों लेक्चर को पढ़ने के बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, और उसमें अपने पास टोटल 6 वीडियोस आएगी। और 6 वीडियोस आने के बाद आप अगर उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप आराम से 8 मार्क्स गेन कर सकते हो। समझ में आई बात। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।